आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यानी अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस इक्वेशन को बोलते हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई dx सिर्फ फर्स्ट डिग्री में, यानी उनकी घात डिपेंडेंट वेरिएबल की भी और इसके डेरिवेटिव की भी, उसकी घात यानी उसकी डिग्री, उसकी पावर सिर्फ एक हो, तथा उनका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आए कहीं, यानी y और dy बाई dx का मल्टीप्लिकेशन भी यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी उनके डेरिवेटिव्स या डिपेंडेंट वेरिएबल के गुणांक जो हैं वो कांस्टेंट होंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में इसकी जो जनरल फॉर्म है nth, जो कि nth ऑर्डर का हो, वो दी जा सकती है dn y बाई dxn प्लस d1 dn माइनस y बाई dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2y बाई dxn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस pn y इज इक्वल टू q, जहाँ p1 p2 pn कांस्टेंट से तथा q या तो कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x है। तो ये जो है वो जनरल फॉर्म है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब यदि हम dy बाई dx को कैपिटल D से डिनोट करें, d2 बाई dx को कैपिटल D2 से, और इसी तरह dn बाई dx n को कैपिटल Dn से डिनोट करें, जिसको जहाँ d को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब हिंदी में अवकल संकारक। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं, यदि यहाँ y इस साइड में कॉमन ले लें तो dn प्लस d1 dn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस pn ब्रैकेट y इज इक्वल टू q। तो ये भी जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सेकंड रूप है। अब इनवर्स ऑपरेटर जिसको हम डिनोट करेंगे d इनवर्स, तो d इनवर्स मीन्स क्या है? 1 बाई d। 1 बाई d मीन्स, क्योंकि d मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव है डिफरेंट, तो 1 बाई d क्या हो गया? फर्स्ट इंटीग्रेशन, यानी एक बार उसका इंटीग्रेशन। इसी तरह 1 बाई d2 का मतलब क्या है कि डबल इंटीग्रेशन एटसेट्रा। अब इसका हम हल किस तरह निकालेंगे? तो यहाँ हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं और इन 3 एग्जाम्पल से पूरी जो है मेथड, क्रियाविधि स्पष्ट हो जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल है d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे AE, हिंदी में बोलते हैं सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण किस तरह लिखेंगे? इस d की जगह m सपोज कर लीजिए, तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो इसकी सहायक समीकरण यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन ओके। अब यदि हम इसके फैक्टर करना चाहें तो 5m को हम लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं 4m प्लस m में, यानी m स्क्वायर प्लस 4m
प्लस एम प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके हम यदि फैक्टर करेंगे वो आ जाएंगे m प्लस 4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m का मान आ गया -4 -1, 2 m की वैल्यू आ गई। और ध्यान रखिए जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 ही m के मान हैं। तो सो जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल c1 e रेज टू m का जो पहला मान आया है -4x प्लस c2 e रेज टू m का जो दूसरा मान आया है -1x, यानी जनरल सॉल्यूशन हो गया y इक्वल टू c1 e रेज टू -4x प्लस c2 e रेज टू -x। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं d3y by dx3 minus 3d square y by dx2 plus 4y is equal to 0। अब संकारक रूप में, ऑपरेटर रूप में इसको क्या लिखेंगे, d3 minus 3d2 plus 4y equal to 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, सहायक समीकरण a e is, तो d की जगह हम सपोज करके चल रहे हैं m³ minus 3m square प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें देख रहे हैं हम m की वैल्यू यदि -1 रखें तो ये -1 -3 -1 स्क्वायर यानी -3 आ जाएगा, तो -1 -3 -4 आ गया प्लस 4 तो कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब m प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। और m प्लस 1 से जब m³ -3m स्क्वायर प्लस 4 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो बचेगा m स्क्वायर -4m प्लस 4। तो इसके दो फैक्टर हो गए, m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर -4m प्लस 4। तो इसके फैक्टर हो गए m प्लस 1 और इसका ये जो है m स्क्वायर -4m प्लस 4 m -4 होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो m का मान हो गया -1 क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इस कारण की दोनों वैल्यू जो होगी 2। सो इसमें हम देख रहे हैं m की वैल्यू एक डिफरेंट है और 2 सेम है, तो इस कारण इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू c1 जो पहले डिफरेंट वैल्यू है e रेज टू -1x। अब क्योंकि ये रिपीटेड वैल्यू है, सेम वैल्यू है, इस कारण हम लिखेंगे इसको c2 प्लस c3x e रेज टू सेकेंड वैल्यू 2x। ये इसका जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल होगा। इसी तरह थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं d4 प्लस 2d3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 प्लस y इक्वल टू 0। तो a e इस d की जगह m सपोज कीजिए, m4 प्लस 2m³ प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है वो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -b यानी -1 प्लस माइनस आइटा रूट b स्क्वायर -4c, b की वैल्यू 1 है, -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1, तो √1 -4 यानी √-3 हो गया। तो उसको हम लिखेंगे आइटा √3 बाई 2a, तो 2a की वैल्यू 1 हो गई यानी आ गया 2। अब क्योंकि होल स्क्वायर है तो सेकंड वैल्यू भी सेम ही आएगी। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जब आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज आ रही हो n की, तो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू e रेज टू, पहले जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हम ले रहे हैं दोनों में -12, तो e रेज टू -12x प्लस, अब आइए इमेजिनरी वैल्यू में जो है वो है प्लस √3/2 और माइनस √3/2।
प्लस के लिए क्या आएगा, क्योंकि रिपीट है, प्लस आइटा रूट 3/2 और यहाँ भी प्लस आइटा रूट 3/2 मेजरिंग वैल्यू, तो सो आएगा C1 प्लस C2x रिपीटेशन के कारण कॉस ऑफ रूट 3/2x प्लस अब इमेजिनरी माइनस के लिए, क्योंकि दोनों रिपीटिंग वैल्यू है, इस कारण ये आ जाएगा C3 प्लस C4x इंटू साइन, तो माइनस वैल्यू क्या है इमेजिनरी की, माइनस रूट 3/2, तो साइन रूट 3/2x, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। मान लीजिए m की वैल्यू सिर्फ होती -1 प्लस आइटा रूट 3/2, तो उस स्थिति में जनरल सॉल्यूशन होता y इक्वल टू e⁻² -12x इंटू C1 cos, तो क्योंकि प्लस वैल्यू है इमेजिनरी रूट 3/2x प्लस C2 साइन माइनस वैल्यू है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस C2 साइन माइनस रूट 3/2 है सेकेंड इमेजिनरी वैल्यू, तो रूट 3/2x, तो इस तरह हम इसको लिखते हैं सिर्फ यदि एक वैल्यू होती है m की। अब क्योंकि रिपीटिंग वैल्यू है, इसका पहले भी C1 प्लस C2x आएगा और यहाँ भी C3 प्लस C4x। ओके, थैंक यू।